Hello students, myself is RP Singh from WIS. I am going to start chemical reaction का सेकंड देखिए सेकंड वीडियो ऑफ केमिकल रिएक्शन. दिस इज फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 10th. So I am starting second video related with chemical reaction. The first topic is chemical equation. केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है और आज देखिए हम इस केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे. कुछ टॉपिक्स होंगे. केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी पढ़ना है आपको. और देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, उसकी नीड क्या है और बैलेंस करना जरूरी क्यों है. जरूरी ना करें तो क्या होगा, उससे रिलेटेड उसका रीजन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन का जो लॉ है वो इस पर अप्लाई होता है, इसलिए उसको बैलेंस करना भी जरूरी है. देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन. और केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है. मतलब केमिकल रिएक्शन को हम जिस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उस फॉर्म को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. इन सेकंड अदर वर्ड्स यू कैन लर्न द फॉर्म इन विच chemical reaction is represented. Again, in other words, I am speaking in other words. Definition of chemical equation: the form in which chemical reaction is represented is called chemical equation. Chemical equation को जिस chemical reaction को जिस रूप में हम लिखते हैं उसे chemical equation बोलते हैं. आगे देखिए, it involves uses of symbol of elements or chemical formula of reactant and product with mention of physical state. याद रखिएगा, इसमें हमें क्या क्या करना है, हमें सिंबल यूज करने हैं. सिंबल है एलिमेंट का, केमिकल फॉर्मूला है, और देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूला होंगे, उनके सिंबल होंगे, और उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इन सबको हमें मेंशन करना होगा. ध्यान रखिएगा. और इसमें क्या करना होगा, देखिए इसके अलावा देखिए देखिए द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट should be written on arrow between reactants and products. तो ध्यान रखिएगा, reactant, these are reactants. You can see an example. These are reactants, nitrogen and hydrogen. This is product. इनकी बात हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन थोड़ा सा देखिए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस आर रिएक्टेंट्स एंड अमोनिया इज प्रोडक्ट. सो द arrow is used between these. This is arrow. इस एरो के ऊपर हमें जो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, वो लिखनी होगी. नेसेसरी कंडीशन क्या है, आपने कितना प्रेशर लगाया, कितने प्रेशर की नीड है, कितना टेम्परेचर की नीड है, कैटलिस्ट है, प्रोवोकर है, क्या है, हीट है, क्या है, वो हमें लिखना होगा. जैसे हमें देखिए ये दो जगह पे लिखा है, यहाँ एक भी कैटलिस्ट है, ये प्रोवोकर है, ये देखिए ये हीट का सिंबल है. तो ये कंडीशन हम लोग जो नेसेसरी कंडीशन है वो एरो के ऊपर दिखाएंगे. और फिजिकल स्टेट की भी बात की थी. देखिए फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट क्या देखिए, नाइट्रोजन गैस, तो गैस हम लिखेंगे यहाँ पर. हाइड्रोजन गैस होती है तो हमने गैस लिख दिया. अमोनिया भी गैस होती है तो गैस लिख दिया. इसमें देखिए इस बारे में सेकंड एग्जाम्पल में मैग्नीशियम सॉलिड होता है तो हमने एस लिख दिया. इसके लिए ऑक्सीजन गैस होती है तो जी लिख दिया. और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रिपेयर होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो सॉलिड होता है तो हमने एस लिख दिया उसके लिए. तो ध्यान रखिएगा, एस इज सॉलिड,
G फॉर गैस और L फॉर लिक्विड। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम आगे यूज करेंगे। देखिए आप देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर देखिए हो सकता है उसमें थोड़ा वीडियो में हल्की सी लाइट आ रही है जगह पर, तो इसको मैं फोकस किए रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर विद हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा माइंड में। एन एग्जाम्पल फर्स्ट, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। यानी नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है, अमोनिया बनती है, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, देखिए जो इनकी कंडीशंस थी, जो फिजिकल स्टेट थी, हमने फिजिकल स्टेट लिख दी। नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, अमोनिया गैस होती है, तो केसों के लिए जी लिख दिया आपने, जी फॉर गैस। एफ इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या है, द सब्सटेंस व्हिच change the direction of the, change the speed, change the rate of the reaction is called catalyst. You can say increase the rate of the reaction, the substance which increases the rate of the reaction is called catalyst. वैसे तो देखिए कैटलिस्ट में पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट ऐसे करके आ जाता है, तो इसमें हम ओनली इंक्रीज की जगह पर चाहे तो चेंज करना भी बोल सकते हैं। हालांकि ये कैटलिस्ट और जो भी है इनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे हम लोग, अभी केवल आप इनके एग्जाम्पल देखिएगा, इनको आप फोकस करेंगे आगे चल के वीडियो में। When नंबर सेकंड देखिए, when magnesium is burned in presence of oxygen, magnesium oxide is produced। जब मैग्नीशियम को उधर रखिएगा, मैग्नीशियम को Mg को ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाया जाता है। वैसे तो मोस्टली सब्सटेंस आपको मालूम ही होंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जब ये जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ध्यान रखिएगा। when magnesium is burned in the presence of oxygen, magnesium oxide is produced। so देखिए Mg plus O2 और इससे बना क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इट इज सॉलिड, दिस इज गैसियस स्टेट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है सॉलिड। तो हमने जो इसकी स्टेट है वो डिफाइन कर दी है, यहाँ पर मेंशन कर दी है, स्टेट को हमने मेंशन किया है, और एरो के ऊपर हमने ये सिंबल लगाया है, ये हीट के लिए ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर के लिए है। आप लिखना चाहे हीट लिख सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। अब आता है देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही और अजीब लॉ है। अजीब लॉ क्या है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो बड़ा अजीब लगेगा। कैसा अजीब लगेगा, देखिए मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बड़ा अजीब सा लॉ है। क्या है ये लॉ, क्या कह रहा है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर को, पदार्थ को, मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, और नॉट डिस्ट्रॉयड, और खत्म भी नहीं किया जा सकता इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में। और बड़ा अजीब सा लग रहा है, अरे हम तो ये देख रहे थे, देखिए यहाँ पर ये मैटर बन रहा है, ये दोनों मैटर खत्म हो रहे हैं, ये दोनों मैटर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों गैसें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इस गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, और लॉ कह रहा है ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई डिस्ट्रॉय मैटर नहीं होता और ना ही मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक अंडरस्टूड बात ध्यान रखिएगा कि मैटर कैन बी चेंज्ड इन अदर फॉर्म्स। ये एनर्जी के बारे में भी आता है, आगे चल की बात होगी। एनर्जी भी कभी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो चेंज हो सकती है अदर फॉर्म में। ऐसे ही फॉर्म देखिए मैटर का क्या है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मैटर जो ना केमिकल रिएक्शन में ना तो खत्म हो सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। इट इज कन्वर्ट, इट कैन बी कन्वर्टेड इन अदर फॉर्म्स। ध्यान रखिएगा कैसे, ये दो मैटर है, देखिए ये जब डिस्ट्रॉय होंगे, ये वाला जो मैटर बनेगा तो मैटर से मैटर बना, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कोई भी मैटर ना हो, वो एक नया मैटर जनरेट कर दें। और दूसरी इसका अपोजिट लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी मैटर को खत्म करके बिल्कुल शून्य कर दें और उसके बाद कोई भी मैटर ना बने। ये लॉ कह रहा है, इसको लॉ कह रहा है कि जो मैटर है वो ना बनेगा, ना
डिस्ट्रॉय होगा। इट मींस इसका मतलब है, ध्यान रखिएगा कि मैटर बिल्कुल ऐसे मान के चलिए कि पहले जीरो था और जीरो से आपने कोई मैटर बनाया, इट इज नॉट पॉसिबल। जब मैटर आपने कोई बनाया तो उससे पहले कोई मैटर था, उसको आपने कन्वर्ट किया है ओनली। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करके अमोनिया में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट। अगर ये डिस्ट्रॉय होती है तो इसका फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों डिस्ट्रॉय होते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या ये अंडरस्टूड चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आगे, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो लोग क्या कह रहा है कि जब मैटर ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा, तो फिर क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीन्स ऑफ दिस? देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन इज 2 इन रिएक्टेंट साइड। दिस इज रिएक्टेंट साइड, ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट साइड, और दिस इज प्रोडक्ट साइड। पी फॉर प्रोडक्ट, आर फॉर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट साइड में देखिए नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ध्यान रखिएगा कि राइट हैंड साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में भी नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस हियर एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इज 2। ध्यान रखिएगा। ऐसे देखिए 3 2 या 6, 3 2 या 6, हियर 6 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। So the number of elements of hydrogen in product side also should be 6, 2 3 या 6। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ ये होगा, इसका मीनिंग ये हुआ है। अब आगे चलते देखिए, जब ये लॉ आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसने कह दिया भैया प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो फिर बैलेंस करने की हमें जरूरत पड़ेगी केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्यों हुई? वो इसलिए नीड हुई क्योंकि उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। अगर आपने इस लॉ को अप्लाई नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, तो फिर उससे इस प्रूफ हो जाएगा कि देखिए सबस्टेंस या तो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर फॉर्मेशन हो गया उसका विदाउट एनी सबस्टेंस। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देखिएगा, इट इज मस्ट बिकॉज law of conservation of mass is applied on each reaction। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर कि बैलेंस करना जरूरी क्यों है। Why balancing of reaction is necessary? So its reason is it is must because law of conservation of mass is applied on each reaction। हर reaction पर इस लॉ को अप्लाई किया जाता है, ये लॉ अप्लाई होता है। अब देखिए मेन टॉपिक आया हमारा बैलेंस करना, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। अभी आपकी देखिए 10th लेवल है, 11th में तो ये काफी वाइड टॉपिक है। बैलेंस करने के लिए एक चैप्टर बना दिया गया है, उसमें आपको सिखाया जाएगा। उसके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आएगा, ऑक्सीडेशन मेथड आएगा बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर आपके 10th लेवल पर जो रूल दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है, उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड यानी इसको हम लोग तुक्का विधि बोलते हैं। तुक्का मार के काम चलाना अपना। क्या कहीं कुछ भी लगा दीजिए, वो नहीं काम करेगा तो दूसरा अंक लगाइए, दूसरी संख्या लगाइए, दूसरा नंबर लगाइए, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और जो बिल्कुल प्रॉपर जो मेथड है वो आपको हायर क्लास में यानी 11th में आपको मिलेंगे, पढ़ाएंगे उनको हम फ्यूचर में आपको। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशन। स्टेप फर्स्ट में क्या आता है कि सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। जो भी हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है उस केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले लिखेंगे। सपोज गिवन केमिकल इक्वेशन इज Fe plus water H2O
और बने क्या, प्रोडक्ट क्या मिले आपको, Fe3O4 प्लस H2, यानी आयरन जब वाटर से रिएक्शन करता है तो Fe3O4 बनता है और H2 का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन को अपने माइंड में करो, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है भी। देखिए ये गिवन इक्वेशन है, Fe प्लस वाटर, आयरन वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो ये कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन्हें हमें बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है, देखिए हियर द इन लेफ्ट हैंड साइड हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Fe इज 1। देखिएगा यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो आप 1 मान के चलेंगे, मल्टीप्लाई में 1 मान के चलेंगे। ऐसे देखिएगा यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ भी 1 ही माना जाएगा, 1 लिखते नहीं है, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता है ना, वो 1 ही माना जाता है। हियर in left hand side number of element of Fe is 1, but in the product side number of element of Fe of iron is 3। इधर देखिए 1 है, उधर 3 है। अरे जब हमारे पास सपोज करके आप ऐसे मान के चलिए, एक मोटा एग्जांपल बना लेते हैं, घरेलू एग्जांपल बना लेते हैं कि जब हमारे पास 1 किलोग्राम लोहा था, 1 kg आयरन था हमारे पास, सपोज मोटा एग्जांपल है, तो हमारे पास 3 kg आयरन कहाँ से मिल गया, कहाँ से आ गया ये, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा इसको। वैसे तो देखिए यहाँ kg शब्द प्रॉपर नहीं है, लेकिन घरेलू एग्जांपल में आपको दिया है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe is 1, here is 3, इट इज प्रॉपर। तो हमें बैलेंस करना होगा। देखिए और देखिएगा O की संख्या जो है, O की नंबर जो है 1 है, 1, here is 4, but hydrogen is vanished already। तो हमें आयरन को और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, और नीड होगी तो फिर बीच में अगर हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगी Fe और O को बैलेंस करने में, तो फिर उसको भी बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे जो दी हुई है, और नंबर सेकंड स्टेप सेकंड, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। मतलब दोनों साइड में, बोथ साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट यूज किए हैं उनके जो एटम्स है उनके नंबर लिखिए, नंबर लिखिए। तो हमने देखिए छोटी सी टेबल बनाइए, इसमें एलिमेंट लिखा हुआ है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आयरन की संख्या बने, आयरन का नंबर बने, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2, और ऑक्सीजन का देखिए 1। और प्रोडक्ट साइड में चलिए आप, आयरन का देखिए नंबर है 3, और हाइड्रोजन का नंबर देखिए 2 है, और ऑक्सीजन का नंबर 4 है, 4 देखिए दिखाई दे रहा होगा, नंबर 4 लिख लिया हमने। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, ये प्रोडक्ट साइड में हो गए। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ध्यान रखिएगा। अब आता है नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट which has maximum number by putting in front of it। मतलब क्या है इसका, कि जो इसमें से जो मैक्सिमम है उसे सबसे पहले बैलेंस कीजिए। इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट which has maximum number of by putting in front of it, जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले बैलेंस कीजिए। जैसे क्या है, देखिए ऑक्सीजन की नंबर यहाँ पर 4 है, 4 इज मैक्सिमम, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ये देखिए ऑक्सीजन की जो नंबर है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 1 है, तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका किया, 4 का। जब 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या देगा, तो 4 बन जा 4, ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी 4 है, इक्वल हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कि 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए, और हाइड्रोजन तो इधर 2 ही है, हाइड्रोजन पहले से बैलेंस था उसे और हमने बिगाड़ दिया, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए स्टेप 4, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। अब जो एटम्स बचे हैं उनको भी ट्राई इक्वल करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इधर Fe का नंबर 1 है, इधर 3 है, हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और
इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन की जो नंबर है वो 4 8 हो चुकी है, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से देखिएगा। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। किससे देखिए, Fe3 हाइड्रोजन इज 8, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन इज 8, हियर हाइड्रोजन इज 8 और हाइड्रोजन इज 8, 4 to the 8 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 4, number of atoms of oxygen is 4, here is already 4। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब आता है स्टेप नंबर 5, राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल। जो भी आप इसमें यूज हो रहा है ना, 1 2 3 4, दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट हैं, उनकी फिजिकल स्टेट लिख दीजिए। सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। देखिए इस इक्वेशन में तीनों स्टेट आ गई हैं। इस तरह से मैंने इक्वेशन दी है और टाइप्स ऑफ स्टेट्स, 3 स्टेट्स आर प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन। Fe is solid, water is liquid और Fe3 और 4 is solid और हाइड्रोजन इज गैस। तो देखिए मैंने Fe के आगे S लगा दिया, H2O के आगे N लगा दिया, Fe3 और 4 के आगे S लगा दिया, H2 के आगे G लगा दिया। G फॉर गैस, H फॉर सॉलिड और N फॉर लिक्विड। और लास्ट नंबर आता है स्टेप नंबर 6। वो क्या कहता है, राइट द कंडीशन ऑफ एरो, राइट द कंडीशन ऑन एरो, राइट द कंडीशन ऑन एरो। क्या लिखना है आपको, एच कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी। कंडीशन जो है ना हमें एरो के ऊपर लिखनी है। राइट द कंडीशन ऑन एरो, एच कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी। जो भी कंडीशन इसमें हो सकती है, आपने टेम्परेचर दिया है, प्रेशर लगाया है, कोई कैटलिस्ट मिलाया है, क्या मिलाया है आपने, जो भी अप्लाई किए कंडीशन, उसको उस एरो के ऊपर लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये कंडीशन से लिखी हुई है, तो वहाँ पर जो भी नीड होगी वो कंडीशन उसमें लिख दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, देयर आर 6 स्टेप्स यूज्ड फॉर बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो आज मैंने आपको देखिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। वैसे तो वाइडली जो समझाने के जो इसके मेथड्स हैं मैं आपको बताइए नेगेटिव में आएंगे, उसके प्रॉपर जो मेथड है, लेकिन यहाँ पर आप केवल ओनली आप वर्ड ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड का फिलहाल यूज करेंगे। आज के वीडियो में इतना, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस विद मी। तब तक के लिए नमस्कार।